Mr. Chairman, sir. माननीय श्री शशांक मनी जी। प्रणाम देवरिया। अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक मेरे हिसाब से देश को नई गति देगा और विकसित भारत के रथ को आगे बढ़ाएगा। यह बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्यक्ष नेतृत्व के कारण इस सदन में उपस्थित है और इस बिल के कारण मेरे हिसाब से देश के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति 2025 बिल एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे आया है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो हमारी बिखरी हुई पिछले विधेयक थे, जिसमें 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल समाहित हो गया है, एक एकाग्र रूप से समाहित हुआ है। और इसमें मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके प्रयास की भी ऊर्जा है। इसमें न केवल सरकार, समाज और प्राइवेट सेक्टर का पूरा निवेश होगा, और उसी के साथ साथ जो सबसे ज्वलंत समस्या हम सबको दिख रही है कि कैसे हम लोग अपने आधारभूत ढांचे को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को आगे ले जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग अपने पर्यावरण का भी ध्यान दें। लेकिन इस बिल में अध्यक्ष महोदय अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख है, जैसे कि इस बिल में परमाणु टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से कृषि उद्योग में, हमारे फूड सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उद्योग में, अन्य चीज़ों में भी बहुत बड़ा निवेश होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल की उपयोगिता न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज़्यादा बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में बहुत सालों से परमाणु उपयोग में आगे बढ़ता रहा है। कुछ लोगों को उल्लेख किया गया, लेकिन उसमें होमी भाभा जी और विक्रम साराभाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पे इन महापुरुषों का नमन करता हूं, क्योंकि उनके होते होते आज की तारीख में हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने आप को संभल रखा है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं विपक्ष को, जिन्होंने बात करी परमाणु बम की, तो जब तक अटल जी ने यह निर्णय नहीं लिया कि हम लोग अपने परमाणु में सिक्योरिटी में 1978 में पूरी तरह से 1998 में पूरी तरह से अपने आप को सक्षम करेंगे, तब तक 24 साल तक पूर्ववर्ती सरकारें शिथिल बैठी रहीं, स्टेल्थ मोड में चलाती रहीं। ये गलत है। हम लोगों ने पहली बार इसका नेतृत्व किया और उसके होते होते आज की तारीख में हम लोग सशक्त राष्ट्र हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सुरक्षा से आज की तारीख में काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में परमाणु उपयोग का मेरे हिसाब से प्रयोग कई अन्य दिशाओं में भी होना चाहिए, और इसके लिए सबके प्रयास की जो आभा इस बिल में है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसका मैं एक तरह से साधुवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग ने इस बिल को लाए हैं, और उसमें थर्मल पावर की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को अपने एनर्जी सिक्योरिटी के होते होते आगे चलना पड़ेगा तो इसमें प्रदूषण बहुत होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ थर्मल पावर के साथ साथ टिकाऊ व्यवस्था, जैसे कि आज की तारीख में डेटा सेंटर में 24/7 बिजली की आवश्यकता है, और उसमें हम लोग को टिकाऊ बिजली की आवश्यकता है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत बड़ा प्रयोग होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि हम पहले ऐसे देश नहीं हैं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने टिकाऊ व्यवस्था में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस को देखिए, फ्रांस में लगभग 65% बिजली आज की तारीख में न्यूक्लियर की व्यवस्था से हो रही है, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी प्राइवेट सेक्टर उसकी 80% की बिजली ले रहा है। मतलब विश्व की बिजली का सबसे बड़ा खपत यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, वहां पर लगभग 30% बिजली न्यूक्लियर की है, वहां पर 80% प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो जो सेफ्टी की बात विपक्ष करता है, उसमें सिद्ध हो गया कई सालों से कि प्राइवेट सेक्टर भी सेफ्टी के मामले में हो सकता है, यदि उसको ठीक ठाक रूप से सुचारू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के होने के लिए मैं 5 बिंदु रखना चाहता हूं। क्या कारण है इस बिल को ले जाने के लिए? सर्वप्रथम, विकसित भारत के लिए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, हम लोग को 100 गीगावाट की आवश्यकता है, जो कि परमाणु से हुआ है। और उसमें अगर आज के परिवेश में देखा जाए, जो 9 गीगावाट की व्याख्या की गई, उसमें आज की तारीख में सिर्फ 2% बिजली न्यूक्लियर की है, और उस समय 10% हो जाएगी। अगर इस 100 गीगावाट को आगे ले जाना है
तो उसमें आज की तारीख में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन 50 की जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन अन्य 50 के लिए हमें और साधन चाहिए, हमें और टेक्नोलॉजी चाहिए और लोग चाहिए, ताकि इसमें विकसित भारत में कोई कमी न रहे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को लाएं, हम लोग अन्य निवेशों को लाएं, बहुत महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ दूसरी आवश्यकता ये भी है कि हम लोग आने वाले समय में NPCL जो एकाग्र रूप से आज की तारीख में हमारे देश में इसका नेतृत्व कर रहा है, उसमें एक मोनोपोली पावर है। जब किसी भी चीज़ की मोनोपोली होती है तो उसमें मेरे हिसाब से नवाचार नहीं होता है। नवाचार के अभाव में अपना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसके लिए अध्यक्ष महोदय बहुत आवश्यक है कि हम लोग अन्य लोगों को लाएं। और इसके होते होते इस बिल में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कैसे हम लोग प्रौद्योगिकी, पूंजी और प्रतिभा के आधार पर अन्य चीज लाएं। और उसके लिए 20,000 करोड़ का निवेश आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में SMR रिएक्टर के लिए दिया था, क्योंकि SMR के माध्यम से आज की तारीख में न्यूक्लियर पावर भी विकेंद्री हो रहा है। SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से इस प्रकार की आवाज चल रही है। तीसरा कारण यह है कि विधेयक में परमाणु प्रौद्योगिकी को भूमिका का भी विस्तार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ईंधन चक्र की गतिविधियां, उपकरण निर्माण, बिजली उत्पादन और संयंत्र संचालन भी शामिल है, यह भी कड़े सुरक्षा मानकों की निगरानी में। इसके अतिरिक्त इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 49% का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को धन की आवश्यकता होगी तो कोई कमी नहीं होगी उस विकसित भारत के रथ को आगे ले जाने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि जब मैं सिंदूर के लिए वाशिंगटन DC गया था तो कई वहाँ के पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछे, उत्सुकता थी। मेरा पूरा विश्वास है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगा। चौथा कारण यह है कि विधेयक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसकी चर्चा भी की गई, उसके माध्यम से नियामक ढांचे को सुदृढ़ करता है, जो उद्योग के लिए सुरक्षा सहित सभी आवश्यक नियम सुनिश्चित करेगा। यह ध्यान देने के योग्य है कि परमाणु ऊर्जा 1962 से लागू हुआ है और तब से अब तक प्रौद्योगिकी और प्रक्रियात्मक में व्यापक परिवर्तन हो चुका है। यह नया नियामक ढांचा सुनिश्चित करेगा कि उद्योग कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करके अनुसंधान एवं विकास R&D सरकार के साथ ही रहेगा। ये भी इस विधेयक में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परिवहन, निगरानी और ईंधन वापसी के जुड़े हुए नियमों का प्रारंभिक हस्ताक्षर कर रहा है और यह नियम इसके अनुरूप चलेगा। अंत में यह विधेयक परमाणु उद्योग के लिए आधुनिक और एकीकृत कानून ढांचा प्रस्तुत करेगा। अभी इसका उल्लेख कर रहे थे, जिसमें एक समर्पित परमाणु न्यायाधिकारी, परमाणु दायित्व व्यवस्था में सुधार और निवेश का आकर्षण होगा। मैं समझता हूं जिस जोखिम की बात की वो सरासर गलत है। इसमें बहुत जिम्मेदारी से इसका संचालन के लिए आकार दिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो SDR का उल्लेख किया गया था वो बड़े जिम्मेदारी से किया गया है और मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से किया गया है। और मुझे बताया गया है कि 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए मुझे पहली बार इस सदन में अंग्रेजी में बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं अंग्रेजी में। स्पीकर सर, एट द आउटसेट the bill clarifies the scope of nuclear energy for modern India. The definition clauses explicitly extend nuclear applications to healthcare, agriculture, food preservation, water management, industry, research, and emerging sectors such as artificial intelligence, quantum technologies, and semiconductor fabrication. Speaker, sir, this is a very important point. It legally recognizes nuclear energy not merely as a power source, but as an enabling infrastructure for a technology-driven economy. This is extremely important, sir, because in this case, the definition of nuclear energy and nuclear power has been transformed by this bill. This is fundamental. For instance, by defining radiation facilities separately from nuclear power plants, the bill brings medical imaging centers, cancer radiographic therapy units, and industrial irradiation facilities within a uniform safety framework, reducing regulatory ambiguity and improving compliance. Adhyaksh Mahoday, one of the most consequential features of the bill is the introduction of a structured licensing and safety authorization regime under Chapter 2. Clause 3 allows not only government entities, but also government companies, private companies, and joint ventures to apply for licenses to set up, operate nuclear facilities subject to strict conditions. This marks a clear policy shift towards controlled private sector participation. And I emphasize the word control
the Honourable Speaker, sir. At the same time, the bill draws a firm red line by reserving sensitive activities such as fuel reprocessing, enrichment beyond notified thresholds, and high-level waste management exclusively for the central government. This balance helps attract investment and technological collaboration without diluting sovereign control over strategically sensitive parts of the nuclear fuel cycle. Safety is non-negotiable. Clause 4 mandates safety authorization for all users of radioactive substances and radiation-generating equipment, including their manufacture, transport, storage, and disposal. This support will allow the regulator to track radioactive sources through a national register and intervene during radiological emergencies. The bill empowers the government to take over unsafe radioactive material and recover disposable costs from the operator, creating a strong deterrent against negligence. The provision of mining resources under Clause 5 reinforces India's long-standing policy of state control over uranium and thorium. Any discovery of such materials must be reported to the government, and all extracted material vests in the central government. This ensures resource security for India's three-stage nuclear program and its long-term goal of thorium utilization, while also allowing compensation where private interests are affected. From a national perspective, this prevents speculative exploitation of strategic minerals and aligns extraction with national energy planning. Chapter 3 addresses a long-standing concern around nuclear liability and public confidence. The bill clearly fixes primary responsibility for nuclear damage on the operator, while also defining circumstances where liability is excluded, such as exceptional natural disaster or armed conflict. My honourable friend made a lot of song and dance about this, but this has been very well researched and has been put extremely very carefully by a number of experts who have been behind this bill. Clause 13 caps liability in line with international norms by linking in the special drawing rights, which is also mentioned. Clause 14 makes the central government responsible for compensation beyond the operator's cap or in government-owned installations. This clarity is important for two reasons. First, we want to reassure our citizens that they have this recourse. And second, it provides certainty to investors and insurers, which is critical for expanding nuclear capacity. The provision requiring operators to maintain insurance or financial security before operation further strengthens accountability. Institutionally, this is a major point. Institutionally, the bill gives statutory backing to Atomic Energy Regulatory Board. My honourable member mentioned that this has to be independent. It is fully independent under Chapter 4 by detailing appointment procedures, tenure, conflict of interest restrictions and powers. It strengthens the regulator's autonomy and credibility. I would invite the opposition to join hands in making sure that this is fully independent instead of criticizing it. Clause 24 grants the board wide-ranging powers to set safety standards, regulate radiation exposure limits, conduct inspections, and engage transparently with the public. This is significant because regulatory credibility is a key determinant of public trust. आज की तारीख में जो public का विश्वास है उसको जीतने के लिए इस बोर्ड की बहुत बड़ी आवश्यकता है. At the same time, Clause 25 allows the central government to carve out strategic and defence-related activities from civilian regulation, preserving much-needed national security imperatives. The enforcement framework under Chapter 5 and 9 is notably robust. Inspectors are empowered to enter facilities, conduct investigation, seize material, and suspend operations where safety is compromised. Penalties and criminal liabilities are clearly laid out for violations, including for companies and government departments. This reduces regulatory capture and signals that nuclear safety is not merely advisory, but legally enforceable. Finally, the bill establishes specialized mechanisms for dispute resolution and compensation through Atomic Energy Redressal Advisory Council, an appellate tribunal, and a Nuclear Damage Claims Commission by excluding ordinary civil courts from jurisdiction in these matters. This is a major issue because people felt that they would be involved in long litigation. It aims to ensure technical expertise, fast education, and consistency in decisions. For affected communities, this offers a cleaner, more accessible path to compensation. In summary, Honourable Speaker, sir, this bill benefits the country by positioning or repositioning nuclear energy as a cornerstone of India's energy transition, industrial competitiveness, and technological self-reliance, while simultaneously strengthening safety, liability, and regulatory oversight. Its clause-by-clause design reflects an attempt to reconcile expansion with caution, investment with sovereignty, and innovation with public safety. As a legislative framework, it is factual, comprehensive, and aligned with both India's international commitments and its domestic development priorities. अध्यक्ष महोदय, मैं इस कमेटी को और उन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल को
निर्धारित किया है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में मैं समझता हूं विशेषज्ञों का अनुपात है। इसमें मैं समझता हूं बहुत ऐसे लोगों से राय ली गई है जो इसमें विशेषज्ञ हैं, और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ मैं पूरे सदन को बोलना चाहता हूं कि इस विधेयक से मैं समझता हूं जन कल्याण की भावना से हर व्यक्ति को आसानी मिलेगी। इस विधेयक से मैं समझता हूं उस महिला को आसानी मिलेगी जो आज की तारीख में रेडियोलॉजिकल मायने में लखनऊ में पढ़ी है, उस छात्र को आसानी मिलेगी जो मेरे गांव में लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए, उस उद्योगपति को साधन मिलेगी जो आज की तारीख में डेटा सेंटर खड़ा करना चाहता है और उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं कई ऐसे लोगों को सावधानी मिलेगी जो आज की तारीख में उद्यम और भागीदारी से अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये बिल मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देगा। इसका मैं आशा करता हूं कि यहाँ के सभी सदस्य इसको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अंत में अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋग्वेदों में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार से किस यज्ञ को निर्धारित किया जाए, और मेरे हिसाब से हमारे विकसित भारत की यात्रा भी उसी प्रकार का एक कर्म यज्ञ है। और कर्म यज्ञ में वो शांति पथ का उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है जो यजुर्वेद में है, और उसमें जो शांति पथ में कहा गया है उसको आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ओम दैव शांति, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधि शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, ओम शांति शांति शांति। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जिस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने की अलख है, जिस प्रकार से विकसित भारत को आगे ले जाने की अलख है, उसमें शांति शब्द का प्रयोग ही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं इस विधेयक को पूरी तरह समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। माननीय श्री आदित्य यादव जी।